दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना। दोस्तों भूमंडलीकरण एक आधुनिक प्रक्रिया है, लेकिन किस प्रकार से ये भूमंडलीकरण प्रक्रिया शुरू हुई और पूरा विश्व किस तरह से एक परिवार या एक ग्लोब के रूप में, ग्लोबलाइजेशन के रूप में बनकर सामने आया, आज की वीडियो में हम विभिन्न ऐतिहासिक प्राचीन घटनाओं से लेकर आधुनिक काल तक की प्रमुख घटनाओं को पढ़ेंगे, जिनके आधार पर ये विश्व ग्लोबलाइज्ड हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला टॉपिक सब टॉपिक है आधुनिक युग से पहले। दोस्तों जब हम वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण की बात करते हैं तो आमतौर पर एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था की बात करते हैं जो मोटे तौर पर पिछले लगभग 50 सालों से हमारे सामने आई है। लेकिन भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया एक छोटी प्रक्रिया नहीं है या अल्पकालीन प्रक्रिया नहीं है, ये एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। दोस्तों एक जगह से दूसरी जगह जाने में, जो काम की तलाश में, व्यापार की तलाश में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, पूंजी और बहुत सारी चीज़ों की वैश्विक आवाजाही का एक लंबा इतिहास रहा है। आज हम जब अपने जीवन में वैश्विक आपसी संपर्कों के बारे में सोचते हैं तो हमें उन युगों के बारे में भी जानना चाहिए जिनसे गुजरते हुए आज हमारी ये दुनिया भूमंडलीकृत विश्व के रूप में सामने आई है। दोस्तों इतिहास के दौर में मानव समाज एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक आते हैं और प्राचीन काल से ही यात्री, व्यापारी, पुजारी और तीर्थयात्री जो है विभिन्न अवसरों पर एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हैं। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीज़ें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु और बीमारियां भी साथ लेकर चलते रहे। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु घाटी की सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आज हम वेस्ट एशिया या पश्चिम एशिया के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता की बात जो किया जाए, उसका भी दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। 1000 साल से भी ज़्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियाँ, जिन्हें पैसे या मुद्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती रही हैं और बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास भी 7वीं शताब्दी तक ढूंढा जा सकता है। 13वीं शताब्दी के बाद इसके प्रसार को निश्चय ही साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोस्तों यहाँ एक चित्र है, ये एक स्मृति शिला यानी पत्थर शिला पर पानी के एक जहाज का चित्र है, गोवा संग्रहालय में है। ये 10वीं शताब्दी का चित्र है। पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर जलपोतों की तस्वीरों से उस काल में समुद्री व्यापार के महत्व का पता लगाया जा सकता है। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण घटना इस विश्व के भूमंडलीकृत बनने में जो शुरुआती घटना रही है, वो रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट से जुड़ती दुनिया की घटना रही है। आइए जानते हैं ये क्या है। दोस्तों आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में दिखाई देता है। सिल्क मार्ग नाम से ये पता चलता है कि इस रास्ते से पश्चिम की ओर भेजे जाने वाले चीनी रेशम या सिल्क का कितना महत्व था। इतिहासकारों ने बहुत सारे सिल्क मार्गों के बारे में बताया है। जमीन और समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों को एक दूसरे से जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप से और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे और ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे। लगभग 15वीं शताब्दी तक ये मार्ग अस्तित्व में थे और इसी रास्ते चीनी पाटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कपड़े और मसाले दुनिया के दूसरे भागों में पहुंचते थे। वापसी में सोने चांदी जैसी कीमती धातुएं यूरोप से एशिया पहुंचती थी। दोस्तों यहाँ पे चीन की एक गुफा में पेंटिंग में दर्शाया गया सिल्क मार्ग है। ये 8वीं सदी में गुफा नंबर 217 है, जो कि मोगानो ग्राटोज गंसू चीन में ये दर्शाई गई है। दोस्तों ये जो सिल्क रूट था, यहाँ से व्यापार होता था। व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती थीं। शुरुआती समय में जो ईसाई मिशनरी थे इसी रास्ते से एशिया में आते होंगे और कुछ सदी के बाद मुस्लिम धर्मोपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में भी फैले थे और बहुत पहले पूर्वी भारत में जो बौद्ध धर्म उपजा था वो सिल्क मार्ग की विविध शाखाओं से ही कई दिशाओं में फैला था।
तो ये जो सिल्क मार्ग से व्यापार का सिलसिला था, केवल व्यापार ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक आदान प्रदान भी शुरुआत यहाँ से हुआ था। आइए देखते हैं इसमें भोजन की यात्रा कैसे जुड़ी हुई है, स्पैघेत्ती और आलू। दोस्तों, हमारे खाद्य पदार्थ दूर देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान के बड़े उदाहरण होते हैं। जब भी व्यापारी और मुसाफिर किसी नए देश में जाते थे तो जाने अनजाने वहाँ नई फसलों के बीज बोआते थे। संभव है कि दुनिया के विभिन्न भागों में मिलने वाले झटपट तैयार होने वाले खाद्य पदार्थों के भी साझा स्रोत रहे हों। स्पैघेत्ती और नूडल्स का उदाहरण लेते हैं। माना जाता है कि नूडल्स जो है चीन से पश्चिम में पहुँचे और वहाँ से ही स्पैघेत्ती का जन्म हुआ। या ये भी संभव है कि पास्ता अरब यात्रियों के साथ 5वीं सदी में सिसिली पहुंचा, जो अब इटली का ही एक टापू है, और इसी तरह के आहार भारत और जापान में भी पाए जाते हैं। इसलिए हो सकता है कि हम कभी यह न जान सकें कि उनका जन्म कैसे हुआ होगा, फिर भी इन अनुमानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में पहले भी दूर देशों के बीच सांस्कृतिक लेन देन चल रहा था। आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद और ऐसे ही बहुत दूसरे खाद्य पदार्थ लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे। देखिए, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद, ये खाद्य पदार्थ 500 साल पहले हमारे पास नहीं थे। ये खाद्य पदार्थ यूरोप और एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से उन अज्ञात महाद्वीपों में पहुँच गया था जिन्हें बाद में अमेरिका के नाम से जाने लगा। यहाँ अमेरिका का मतलब उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन द्वीप समूह से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासियों यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए हैं। कई बार नई फसल के आने से जीवन में ज़मीन आसमान का फर्क आ जाता था। साधारण से आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर यूरोप के गरीबों की ज़िंदगी आमूल रूप से बदल गई थी। उनका भोजन बेहतर हो गया था और उनकी औसत उम्र बढ़ने लगी थी। आयरलैंड के गरीब काश्तकार तो आलू पर इस हद तक निर्भर हो चुके थे कि जब 1840 के दशक के मध्य में किसी बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हो गई थी तो लाखों लोग भूखमरी के कारण मौत के मुंह में चले गए थे। यहाँ पर देखिए, आयरलैंड में आलू अकाल पड़ा था। फसल कट जाने के बाद बचे खुचे आलूओं की उम्मीद में खेत की मिट्टी खोदने में ये बच्चे किस तरह से लगे हुए हैं। विजय, बीमारी और व्यापार। दोस्तों, 16वीं शताब्दी में जब यूरोपी जहाजियों ने एशिया तक का समुद्री रास्ता ढूंढ लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक जा पहुंचे तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा दिखाई देने लगा। इससे पहले कई सदियों से हिंद महासागर के पानी में फलता फूलता व्यापार, तरह तरह के सामान, लोग, ज्ञान और परंपराएं एक जगह से दूसरे जगह आ जा रही थी। भारतीय उपमहाद्वीप इन प्रवाहों के रास्ते में एक अहम बिंदु था। पूरे नेटवर्क में इस इलाके का भारी महत्व था और यूरोपियनों के दाखिल होने के आवाजाही बढ़ने लगी और इन प्रवाहों की दिशा यूरोप की तरफ भी मुड़ने लगी थी। अपनी खोज से पहले लाखों साल से अमेरिका का दुनिया से कोई संपर्क नहीं था, लेकिन 16वीं सदी में उसकी विशाल भूमि और बेहिसाब फसलें और खनिज पदार्थ हर दिशा में जीवन का रंग रूप बदलने लगे। आज के पेरू और मैक्सिको में मौजूदा खानों से निकलने वाली कीमती धातुएं, खास तौर से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ाया और पश्चिम एशिया के साथ होने वाले उसके व्यापार को गति प्रदान की। 17वीं शताब्दी के आते आते यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में तरह तरह के किस्से बनने लगे थे। इन्हीं किंवदंतियों की बदौलत वहाँ के लोग एल्डोराडो को सोने का शहर मानने लगे थे और उसकी खोज में बहुत सारे खोजी अभियान शुरू कर दिए गए थे। दोस्तों, आविष्कार और खोजों का बहुत ही महत्व है भूमंडलीकृत विश्व के बनने में। 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैनिक ताकत के दम पर नहीं जीतती थीं। स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियारों में परंपरागत किस्म का सैनिक हथियार तो था ही नहीं, यह हथियार तो चेचक जैसे कीटाणु थे जो स्पेनिश सैनिकों और अफसरों के साथ वहां जा पहुंचे थे। लाखों साल से दुनिया से अलग थलग रहने के कारण अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली इन बीमारियों के बचने की कोई रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी।
जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वार क्या होता है दोस्तों? न्यू इंग्लैंड स्थित मैसाचुसेट्स कॉलोनी के पहले गवर्नर जॉन विनथॉर्प ने मई 1634 में लिखा था कि छोटी चेचक उपनिवेशकारियों के लिए ईश्वर का वरदान है। देसी जनता छोटी चेचक के कारण लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और इस तरह परमेश्वर ने हमारी मिल्कियत पर हमें मालिकाना दे दिया था। दोस्तों फलस्वरूप जब नए कीटाणुओं या जीवाणुओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जिन लोगों में नहीं थी, वो चेचक वहाँ पर बहुत मारक सिद्ध हुई। एक बार संक्रमण शुरू होने के बाद ये बीमारी पूरे महाद्वीप में फैल गई। जहाँ यूरोपियन लोग नहीं पहुँचे थे वहाँ भी लोग इसकी चपेट में आने लगे। इसने पूरे के पूरे समुदायों को खत्म कर डाला और इस तरह घुसपैठियों की जीत का रास्ता आसान होता गया। बंदूकों को तो खरीद कर या छीनकर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन चेचक जैसी बीमारी के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि हमलावरों के पास उससे बचाव का तरीका भी था और उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता भी विकसित हो चुकी थी। 19वीं सदी तक यूरोप में गरीबी और भूख का ही साम्राज्य था। शहरों में बेहिसाब भीड़ थी और बीमारियों का बोलबाला था। धार्मिक टकराव सामान्य बात थी। धार्मिक असंतुष्टों को कड़ा दंड दिया जाता था और इस वजह से हजारों लोग यूरोप से भागकर अमेरिका जाने लगे। 18वीं शताब्दी तक अमेरिका में अफ्रीका से पकड़कर लाए गए गुलामों के काम में झोंककर यूरोपीय बाजारों के लिए कपास और चीनी का उत्पादन किया जाने लगा था। 18वीं शताब्दी का काफ़ी समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत को दुनिया के सबसे धनी देशों में गिना जाता था। एशियाई व्यापार में भी उन्हीं का दबदबा था, लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 15वीं सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ अपने संबंध कम करना शुरू कर दिया और वह दुनिया से अलग थलग पड़ने लगा। चीन की घटती भूमिका और अमेरिका के बढ़ते महत्व के चलते विश्व व्यापार का केंद्र पश्चिम की ओर खिसकने लगा। अब ऐसे समय में यूरोप ही विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया था। यहाँ पर देखिए इस चित्र में गुलामों की खरीद फरोख्त का एक केंद्र है। ये खरीदार नीलामी के लिए कतार में खड़े गुलामों को गौर से देख रहा है और इस चित्र में 4 औरतें और लंबी टोपियां पहने 7 पुरुषों के साथ 2 बच्चे भी बिकने के लिए खड़े हैं। अच्छी कीमत पाने के लिए गुलामों को अक्सर बढ़िया कपड़े पहनाकर बाजार में लाया जाता था। अब आइए देखते हैं 19वीं शताब्दी की स्थिति 1815 से लेकर प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ तक। 19वीं सदी में दुनिया तेजी से बदलने लगी और ऐसा इस कारण हुआ क्योंकि आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और तकनीकी कारकों के पूरे समाजों ने काया पलट कर दी और विदेश संबंधों को भी नए ढर्रे में ढाल दिया। अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय विकास विनिमय की तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया। इसमें पहला प्रवाह व्यापार का होता है, जो 19वीं सदी के मुख्य वस्तुएं, कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक सीमित था। दूसरा श्रम का प्रवाह होता है, जिसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और तीसरा प्रवाह पूंजी या कैपिटल का होता है, जिससे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाकों में निवेश किया जाता है। ये तीनों तरह के फ्लो जो थे एक दूसरे से जुड़े थे और लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। कभी कभी इन कारकों के बीच मौजूद संबंध टूट भी जाते थे, जैसे वस्तुओं या पूंजी की आवाजाही के मुकाबले श्रमिकों की आवाजाही पर प्रायः ज़्यादा शर्तें और बंदिशें लगाई जाती थीं। फिर भी यदि हम इन तीनों प्रवाहों का एक साथ अध्ययन करें तो 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वर्ल्ड इकॉनमी का जो उदय हुआ ये किस प्रकार से हुआ? दोस्तों, औद्योगिक यूरोप में खाद्य उत्पादन और उपभोग बढ़ रहा था। सामान्य रूप से सभी देश भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन 19वीं सदी में ब्रिटेन की बात अलग थी। उस समय ब्रिटेन खाद्य आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलता तो वहाँ के लोगों का जीवन स्तर गिर जाता और सामाजिक तनाव फैलता। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की आबादी तेजी से बढ़ी। नतीजा ये हुआ कि जब आबादी बढ़ती है तो भोजन की मांग भी बढ़ती है, शहरों का फैलाव भी बढ़ता है, ऐसे में उद्योग भी बढ़ता है, कृषि उत्पादों की मांग बढ़ती है, कृषि उत्पाद महंगे होते हैं और ऐसी स्थिति में बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। जिन कानूनों के सहारे सरकार ने ये पाबंदी लागू की उन्हें कार्न लॉ या मक्का कानून कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान उद्योगपतियों और शहरी बाशिंदों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वो कार्न लॉ को फौरन समाप्त करे। कार्न लॉ के निरस्त हो जाने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा।
आयातित खाद्य पदार्थों की लागत ब्रिटेन में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थ से कम थी, इसलिए ब्रिटिश किसानों की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि वे आयातित माल की कीमत का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनका जो उत्पादन की लागत थी वो ज़्यादा होती थी। और ऐसी स्थिति में हो सकता है ये कि बाहर से जो आने वाला माल था वो सस्ती कीमत पर लोगों को उपलब्ध हो जाता था। इससे हुआ ये कि विशाल भूखंडों पर जो खेती होती थी वो बर्बाद हो गई। लोग गांव से उजड़कर शहरों में या दूसरे देशों में जाने लगे। यहाँ पर देखिए अमेरिका में रवाना होते अप्रवासियों से लदे जहाज का चित्र 1869 का है। दोस्तों, जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आई तो ब्रिटेन में उपभोग का स्तर बढ़ गया। 19वीं सदी के मध्य से ब्रिटेन की जो औद्योगिक प्रगति थी वो काफ़ी तेज हो गई थी। लोगों की आय में वृद्धि हो गई थी, इससे लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई थीं। खाद्य पदार्थों का और भी ज़्यादा मात्रा में आयात होने लगा। पूर्वी यूरोप की बात अगर जो की जाए तो पूर्वी यूरोप, रूस, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दुनिया के हर हिस्से में ब्रिटेन का पेट भरने के लिए ज़मीनों को साफ करके खेती की जाने लगी थी। खेती के लिए ज़मीन को साफ करना काफ़ी नहीं था। खेतिहर इलाकों को बंदरगाह से जोड़ने के लिए रेलवे की ज़रूरत थी। ज़्यादा तादाद में माल ढुलाई के लिए नई गोदियां बनाना और पुरानी गोदियों को फैलाना ज़रूरी था। और नई खेती पर जो है नई ज़मीन पे खेती करने के लिए ज़रूरी था कि दूसरे इलाकों के लोग आके वहाँ पे बसें। तो इसके लिए नए इलाके, नई बस्तियाँ बसाई गईं। और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे जिन स्थानों पर मज़दूरों की कमी थी वहाँ पर मज़दूरी के लिए लोगों को ले जाकर बसाया भी जाने लगा। 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए। तो ये 5 करोड़ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में लगभग 15 करोड़ लोग बेहतर भविष्य की चाह में अपने घर बार छोड़कर दूर दूर के देशों में जाकर काम करने लगे थे। यहाँ पर देखिए जहाज़ पर चढ़ने का इंतज़ार करते आयरिश अप्रवासियों का चित्र है, जो कि 1874 का बनाया गया है। 1890 तक एक वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इस घटनाक्रम के साथ ही श्रम विस्थापन, रुझान, पूंजी प्रवाह, पारिस्थितिकी और तकनीक में गहरे बदलाव आ चुके थे। और अब भोजन किसी आसपास के गांव या कस्बे से नहीं बल्कि हजारों मील दूर से आने लगा था। अब अपने खेतों पर खुद काम करने वाले किसान ही खाद्य पदार्थ पैदा नहीं कर रहे थे। यह काम ऐसे औद्योगिक मजदूर करने लगे जो संभवतः हाल में वहां आए थे और ऐसे खेतों में काम कर रहे थे जहां महज एक पीढ़ी पहले ठेठ जंगल रहे होंगे। खाद्य पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जाता था और रेलवे का नेटवर्क जो था इसी काम के लिए बिछाया गया था। पानी के जहाज़ों से इसे दूसरे देशों में पहुंचाया जाता था और इन जहाज़ों पर दक्षिण यूरोप, एशिया, अफ्रीका और कैरिबियाई द्वीप समूह के मजदूरों से बहुत कम वेतन पर काम करवाया जाता था। बहुत छोटे पैमाने पर ही सही, लेकिन इस तरह के नाटकीय बदलाव पंजाब में भी अपने यहाँ देखा जा सकता है। यहाँ ब्रिटिश भारतीय सरकार ने अर्ध रेगिस्तानी परती ज़मीनों को उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछाया ताकि निर्यात के लिए गेहूं और कपास की खेती की जा सके। नई नहरों की सिंचाई वाले इलाकों में पंजाब के अन्य स्थानों के लोगों को लाकर बसाया गया। उनकी बस्तियों को कैनाल कॉलोनी या नहर बस्ती कहा जाता था। भोजन तो दोस्तों केवल एक उदाहरण मात्र है। कुछ ऐसी ही कहानी कपास की भी रही थी और दुनिया में बड़ी पैमाने पर इसकी खेती की जाती थी ताकि ब्रिटिश कपड़ा मिलों की मांग को पूरा किया जा सके। और रबर की कहानी भी इससे अलग नहीं है। विभिन्न चीज़ों के उत्पादन में विभिन्न इलाकों ने इतनी बड़ी महारत हासिल कर ली कि 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी और इस व्यापार में लगभग 60% हिस्सा प्राथमिक उत्पादों यानी गेहूं और कपास जैसे कृषि उत्पादों और कोयले जैसे खनिज पदार्थों का था। दोस्तों, इस प्रक्रिया में तकनीक या टेक्नोलॉजी की भूमिका भी कम नहीं थी, क्योंकि रेलवे, भाप के जहाज़, टेलीग्राफ ये तकनीकी बदलाव के महत्वपूर्ण चरण रहे और इनके बिना 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। तकनीकी प्रगति अक्सर चौतरफा सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों का परिणाम होती है। जैसे औपनिवेशीकरण के कारण यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनी, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सकता था। इसके अलावा मांस उत्पादन में इस प्रक्रिया में अच्छा अंदाज़ा मिलता है।
1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जा सकता था। उस समय केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप ले जाकर काटा जाता था, लेकिन जिंदा जानवर बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे, बहुत सारे लंबे सफ़र में मर जाते थे या बीमार पड़ जाते थे, बहुतों का वजन गिर जाता था या खाने के लायक नहीं रह जाते थे। इस वजह से मांस खाना महंगा सौदा था और यूरोप के गरीबों के बाहर था। दूसरी तरफ ऊंची कीमतों के कारण मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। नई तकनीक के आने पर ये स्थिति बदली। पानी के जहाज़ों में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी लंबी यात्राओं पर ले जाया जा सकता था। इसके बाद जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड सब जगह जानवरों की बजाय उनका मांस यूरोप भेजा जाने लगा। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हुआ, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए। यूरोप के गरीबों को ज़्यादा विविधतापूर्ण खुराक मिलने लगी। पहले उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे, अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार, मक्खन और अंडे भी आने लगे। और जीवन स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लगा। तो किस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें वैश्विक जुड़ाव के लिए जिम्मेदार रही हैं। यहाँ पर देखिए, एक चित्र में मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे, वहाँ उनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था। 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास एक विशाल मुर्गी और मांस का बाजार खोला गया, जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों की रेलवे लाइनें जाती थीं। यहाँ पर देखिए, मांस को अलेक्सांद्रा जलपोत पर लादा जा रहा है और मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों को ठंडा रखने की व्यवस्था कर ली गई थी। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद किस स्थिति में था या कैसे पनपा। दोस्तों, 19वीं सदी के आखिरी दशकों में व्यापार बढ़ा और बाजार तेजी से फैलने लगे। व्यापार बढ़ने का मतलब ये था कि लोगों को ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामानों की आवाजाही तेज कर दी गई थी और व्यापार में इजाफे और विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम ये हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे। 19वीं सदी के आखिरी दशक में यूरोपियों की विजयों से बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक परिवर्तन आए और औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अफ्रीका का ये मानचित्र आप देखिए और यहाँ पाएंगे कि बहुत देशों की सीमाएं बिल्कुल सीधी लकीर जैसे हैं, मानो उन्हें फुट्टा या स्केल रखकर खींचा गया हो। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर कब्जे की कोशिश में लगी प्रतिद्वंदी यूरोपीय ताकतों ने अपने अपने इलाके बांटने के लिए इसी तरीके का सहारा लिया था और 1885 के यूरोप के ताकतवर देशों की बर्लिन में एक बैठक हुई, जिसमें अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीरें खींचकर सबको आपस में बांट लिया गया। यहाँ पर देखिए, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। विभिन्न देशों को बांटने के लिए किस तरह से सीधी रेखाओं का प्रयोग किया गया था। 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में भारी वृद्धि किया। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आए थे। पहले स्पेन के कब्जे में रह चुके कुछ उपनिवेशों पर कब्जा करके 1890 के दशक के आखिरी वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक औपनिवेशिक ताकत बन गया था। उपनिवेशवाद और औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा था, यहाँ पर देखिए, मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली और उनकी टोली। यहाँ पर 1871 का चित्र है। मध्य अफ्रीका में सर हेनरी मार्टिन स्टैनली एक पत्रकार और खोजी थे। न्यूयॉर्क हेराल्ड ने उन्हें कई साल पहले अफ्रीका गए लिविंगस्टन नामक मिशनरी की खोज करने के लिए भेजा था। उस जमाने के अन्य यूरोपीय और अमेरिकी अन्वेषकों की भांति स्टैनली भी हथियारों से लैस होकर गए थे। उन्होंने वहां जाकर स्थानीय शिकारियों, योद्धाओं और मजदूरों को इकट्ठा किया, स्थानीय कबीलों के साथ लड़ाइयाँ लड़ी, अफ्रीकी भूदृश्य की पड़ताल की और विभिन्न इलाकों के नक्शे बनाए। बाद में इन खोजों और अन्वेषणों से अफ्रीका को जीतने में मदद मिली। ऐसे भौगोलिक अन्वेषक केवल वैज्ञानिक जानकारियाँ इकट्ठा करने की सामान्य इच्छा से प्रेरित नहीं होते थे, उनका साम्राज्यवादी योजनाओं से भी सीधा संबंध होता था। अब आइए देखते हैं रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारी से लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा।
यह इस बात का अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव में बड़े पैमाने पर असर पड़े। और इससे ये पता चलता है कि हमले और विजय के इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया। दोस्तों, प्राचीन काल से अफ्रीका में ज़मीन की कोई कमी नहीं रही क्योंकि इसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा था। वहाँ की आबादी भी बहुत कम थी। सदियों तक अफ्रीकियों की ज़िंदगी और कामकाज ज़मीन और पालतू पशुओं के सहारे चल रही थी। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम मिलते थे जिन्हें वेतन के पैसे से खरीदा जा सकता था। यदि आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास ज़मीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको यह बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत थी। 19वीं सदी के आखिर में यूरोपीय ताकतें अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर इस महाद्वीप की ओर आकर्षित हुई थीं। यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खादानों का दोहन करना चाहते थे ताकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके, लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या आ गई जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम नहीं करना चाहते थे। मजदूरों की भर्ती और उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे आजमा लिए, लेकिन बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम कर लाद दिए गए जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब करदाता बागानों या खदानों में काम करता हो। काश्तकारों को उनकी ज़मीन से हटाने के लिए उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई कि अब परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और इस कानून के जरिए परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खनिज कर्मियों को बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनके खुलेआम घूमने फिरने पर भी पाबंदी लगा दी गई और तभी वहाँ रिंडरपेस्ट नामक विनाशकारी पशु रोग फैल गया। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इटालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे। ये बीमारी जो थी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुँची थी। अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह पश्चिमी अफ्रीका की तरफ बढ़ने लगी। 1892 में ये अफ्रीका के अटलांटिक तट पर जा पहुंची। 5 साल बाद यह केप यानी अफ्रीका के धुर दक्षिणी हिस्से तक भी पहुंच गई और रिंडरपेस्ट ने अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दिया। पशुओं के खत्म हो जाने से अफ्रीकियों के रोजी रोटी के साधन खत्म हो गए। अपनी सत्ता को मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकारों के बचे खुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। बचे खुचे पशु संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को पूरे अफ्रीका को जीतने और गुलाम बना लेने का बेहतरीन मौका हाथ लगा था। 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणाम की ऐसी कहानियां देखी जा सकती हैं। इसी प्रकार की घटना भारत में अनुबंधित श्रमिकों का जाना भी है। भारत में गिरमिटिया श्रमिकों को ले जाया जाना भी 19वीं सदी की दुनिया की विविधता को प्रतिबिंबित करता है और ये क्षेत्र आर्थिक वृद्धि के साथ साथ जनता के कष्टों में वृद्धि, कुछ लोगों की आय में वृद्धि और दूसरों के लिए बेहिसाब गरीबी, कुछ क्षेत्रों में भारी तकनीकी प्रगति और दूसरे क्षेत्रों में उत्पीड़न के नए रूपों में दुनिया की ईजाद थी। 19वीं सदी में भारत और चीन के लाखों मजदूरों को बागान, खदानों और सड़क और रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम करने के लिए दूर दूर के देशों में ले जाया जाता था। भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को खास तरह के अनुबंध या एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। एग्रीमेंट को ही गिरमिट कहा जाता था सामान्य बोलचाल में, जो कम पढ़े लिखे लोग थे। और ये यदि मजदूर अपने मालिक के बागानों में 5 साल काम कर लेंगे तो वो अपने स्वदेश लौट सकते हैं। भारत के ज़्यादातर अनुबंधित श्रमिक मौजूदा पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से आते थे। 19वीं सदी के मध्य में इन इलाकों में भारी बदलाव आने लगे थे। कुटीर उद्योग खत्म होने रहे थे, ज़मीन का भाड़ा बढ़ गया था, खानों और बागानों के लिए ज़मीनों को साफ किया जा रहा था और इस परिवर्तन से गरीबों के जीवन पर गहरा असर पड़ा। वे बटाई पर ज़मीन तो ले लेते थे लेकिन उसका भाड़ा या लगान नहीं चुका पाते थे। उन पर कर्जा बढ़ने लगा और काम की तलाश में उन्हें अपने घर बार छोड़ने पड़े थे।
भारतीयों के जो एग्रीमेंटेड श्रमिक थे उनको मुख्य रूप से कैरिबियाई द्वीप समूह जैसे त्रिनिडाद, गुयाना और सूरीनाम, मॉरिशस और फिजी ले जाया जाता था। तमिल अप्रवासी सीलोन और मलाया जाकर काम करते थे और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम करवाने के लिए भी ले जाया जाता था। मजदूरों की भर्ती का काम मालिकों के एजेंट किया करते थे। एजेंटों को कमीशन मिलता था। बहुत सारे अप्रवासी अपने गांव में होने वाले उत्पीड़न और गरीबी से बचने के लिए इन अनुबंधों को मान लेते थे। एजेंट भी भावी अप्रवासियों को फुसलाने के लिए झूठी जानकारियां देते थे। कहाँ जाना है, यात्रा के साधन क्या होंगे, क्या काम करना होगा, नई जगह पर काम और जीवन के हालात कैसे होंगे, इस बारे में उनको जानकारी नहीं दी जाती थी। बहुत सारे अप्रवासियों को ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें लंबी समुद्री यात्रा पर जाना है और अगर कोई मजदूर अनुबंध के लिए राजी नहीं होता था तो एजेंट उसका अपहरण भी कर लेते थे। यहाँ पर देखिए त्रिनिदाद के कोको बागान में काम करते भारतीय गिरमिटिया मजदूर, ये 19वीं सदी के प्रारंभ में ये चित्र है। दोस्तों 19वीं सदी का अनुबंध बहुत सारे लोगों ने नई दास प्रथा को नाम भी दिया है। बागानों में या कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद मजदूरों को पता चलता था कि जैसी उम्मीद कर रहे थे वैसे हालात नहीं हैं और मजदूर अगर जो वहां से भागने का प्रयास करते तो उन्हें कड़ी सज़ा दी जाती थी और इसमें सभी धर्मों और नस्लों के मजदूर भी होते थे। और देखिए भारतीय प्रवासियों और कैरिबियाई द्वीप समूह के बीच कुछ संबंध हैं। त्रिनिदाद और गुयाना में मशहूर चटनी म्यूजिक भी भारतीय प्रवासियों के वहां पहुंचने के बाद सामने आई रचनात्मक अभिव्यक्ति का उदाहरण है। ये अप्रवासी सांस्कृतिक समागम के स्वरूप में एक नई वैश्विक दुनिया के उदय का अंग थे। यह ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें अलग अलग स्थानों की चीज़ें आपस में घुल मिल जाती थी, उनकी मूल पहचान और विशेषताएं खत्म हो जाती थीं और बिल्कुल एक नया रूप सामने आता था। ज़्यादातर अनुबंधित जो श्रमिक थे अनुबंध समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटे। जो वापस लौटे उनमें से अधिकांश केवल कुछ समय बिताकर फिर अपने नए ठिकानों पर वापस चले गए। इसी कारण इन देशों में भारतीय मूल के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा पाई जाती है। आपने नोबेल पुरस्कार विजेता वी.एस. नायपाल का नाम सुना है और आप लोगों से वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट खिलाड़ी शिव नारायण चंद्रपाल और राम नरेश सरवन का नाम भी सुना होगा और उनके नाम भारतीयों जैसे ये इसलिए लगते हैं क्योंकि वो भारत से गए अनुबंधित मजदूरों के ही वंशज हैं। दोस्तों 20वीं शताब्दी के शुरुआती सालों से हमारे देशों के राष्ट्रवादी नेता इस प्रथा का विरोध करने लगे थे। उनकी राय में ये एक अपमानजनक और क्रूर व्यवस्था थी और इसी दबाव के कारण 1921 में इसको ख़त्म किया गया। लेकिन इसके बाद भी कई दशक तक भारतीय अनुबंधित मजदूरों के वंशज कैरिबियाई द्वीप समूह में बेचैन अल्पसंख्यकों का जीवन जीते रहे। लोग उनको कुली मानते थे और उनके साथ कुलियों जैसा व्यवहार करते थे। न्यायपाल के कुछ प्रारंभिक उपन्यासों में बिछोह और परायपन के इसी एहसास को देखा जा सकता है। देखिए गिरमिटिया मजदूर की एक आप बीती आप पढ़ सकते हैं कि राम नारायण तिवारी भारत से गए गिरमिटिया मजदूर थे जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में डोमेरारा में 10 साल काम किया था। वो कहते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद मैं उन कामों को ठीक से नहीं कर पाया जो मुझे सौंपे गए थे। कुछ ही दिनों के भीतर मेरे हाथ सब जगह से छिल गए। मैं हफ्ते भर काम पर नहीं जा पाया जिसके लिए मुझे सज़ा दी गई। 14 दिन जेल में काटना पड़ा। नए अप्रवासियों को काम बहुत भारी पड़ता था और वे दिन भर में अपना काम पूरा नहीं कर पाते। अगर काम संतोषजनक ढंग से पूरा न हुआ तनख्वाह भी काट ली जाती थी, इसलिए बहुत सारे लोगों को उनका पूरा वेतन नहीं मिल पाता था। उनको इसके अलावा तरह तरह की सज़ा दी जाती थी और मजदूरों को अपने अनुबंध की अवधि भारी मुश्किलों में बितानी पड़ती है। विदेश में भारतीय उद्यमियों की कहानी क्या है? दोस्तों वैश्विक बाजार के लिए खाद्य पदार्थ और फसलें उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। बड़े बागानों के लिए बाजार और बैंकों से पैसा लिया जा सकता था, लेकिन छोटे मोटे किसानों का क्या होता? यहीं से देसी साहूकार और महाजन इस दृश्य में आते हैं। आपने शिकारीपुरी के जो श्राफ और नट्टू कोट्टई चेट्टियारों के बारे में सुना है। ये बहुत सारे बैंकरों और व्यापारियों में से एक थे जो मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया में खेती के लिए कर्जा देते थे। इसके लिए वे या तो अपनी जेब से पैसा लगाते थे या यूरोपीय बैंकों से कर्जे लेते थे। उनके पास दूर दूर तक पैसे पहुंचाने की एक पद्धति होती थी। यहाँ तक कि उन्होंने व्यावसायिक संगठनों और क्रियाकलापों के देसी स्वरूप भी विकसित कर लिए थे।
अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकारों के पीछे भारतीय व्यापारी और महाजन भी जा पहुंचे। हैदराबादी सिंधी व्यापारी तो यूरोपीय उपनिवेशों से भी आगे तक जा निकले। 1860 के दशक से उन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने अपने एम्पोरियम खोल दिए और इन दुकानों में सैलानियों को आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिलती थी। ये एक फलता फूलता कारोबार था, क्योंकि सुरक्षित और आरामदेह जलपोतों के आ जाने से सैलानियों की संख्या भी बढ़ने लगी। अब आइए देखते हैं भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था के बारे में। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास का यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता था। औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था और इस कारण वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर दबाव डाला कि कपास के आयात पर रोक लगाकर स्थानीय उद्योगों की रक्षा की जाए। फलस्वरूप ब्रिटेन में आयातित कपड़ों पर सीमा शुल्क थोप दिए गए या इससे वहाँ महीन भारतीय कपास का आयात कम होने लगा था। तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत से ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में भी अपने कपड़ों के लिए नए बाजार ढूंढने लगे थे। सीमा शुल्क की व्यवस्था के कारण ब्रिटिश बाजारों से बेदखल हो जाने के बाद भारतीय कपड़ों को दूसरे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी भारी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। यदि भारतीय निर्यात के आंकड़ों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि सूती कपड़े के निर्यात में लगातार गिरावट आई। सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1815 में घटकर 15% रह गया और 1870 तक ये केवल 3% तक रह गया। भारत ने फिर उसके बाद किन चीज़ों का निर्यात किया? दोस्तों, निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था और उतनी ही तेज़ी से कच्चे मालों का निर्यात बढ़ रहा था। 1812 से 1871 तक कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया था। यहाँ पर देखिए सूरत और उसके साथ बहने वाली नदी का दूर से दिखने वाला दृश्य है। यहाँ पर 17वीं शताब्दी के दौरान और 18वीं शताब्दी के शुरुआती सालों में पश्चिमी भारत में होने वाले समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र सूरत था। दोस्तों, कपड़ों की रंगाई के लिए जो नील का कई दशक तक बड़े पैमाने पर निर्यात होता था, वो धीरे धीरे कम होने लगा और भारतीय निर्यात में अफीम का हिस्सा सबसे ज़्यादा होने लगा। और चीन को निर्यात होता था, अफीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से चाय और दूसरे पदार्थों का आयात किया जाता था। 19वीं शताब्दी में भारतीय बाजारों में ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों की बाढ़ आ गई थी। भारत और ब्रिटेन और शेष विश्व को भेजे जाने वाले खाद्यान्न और कच्चे माल के निर्यात में इजाफा हुआ था। ब्रिटेन से जो माल भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले माल की कीमत से बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए भारत के साथ ब्रिटेन हमेशा ही व्यापार अधिशेष या व्यापार आधिक्य की व्यवस्था में रखता था और इससे हमेशा ब्रिटेन को ही फायदा होता था और भारत को घाटा होता था। ब्रिटेन के व्यापार से जो अधिशेष हासिल होता था उसे हम होम चार्जेज या देसी खर्चे का निपटारा होता था। इसके तहत ब्रिटेन के अफसरों और व्यापारियों द्वारा अपने घर भेजी गई निजी रकम भारतीय बाहरी कर्जे पर ब्याज और भारत में काम कर चुके ब्रिटानी अफसरों की पेंशन शामिल होती थी। यहाँ पर देखिए 17वीं शताब्दी के अंत तक भारत को दुनिया से जोड़ने वाले कई मार्ग थे, जहाँ पर देखिए हिंद महासागर के रास्ते सूरत से मस्कट और फारस की खाड़ी तक का व्यापार होता था। इसके अलावा बम्बई से और गोवा से जो है लाल सागर से होते हुए यूरोपीय व्यापार होता था। मद्रास से मछलीपट्टनम से होकर जो है अन्य देशों को जो व्यापार होता था और कई सारे व्यापारिक मार्ग थे। अब आइए देखते हैं महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। दोस्तों, पहला महायुद्ध यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन उसके असर सारी दुनिया में महसूस किए गए और इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को ऐसे संकट में ढेल दिया था जिसे उबरने में 3 दशक से भी ज़्यादा का समय लग गया था और इस दौरान पूरी दुनिया में आर्थिक अस्थिरता बनी रही और मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के बीच में कराहने लगी। युद्धकालीन रूपांतरण। दोस्तों, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक पाले में मित्र राष्ट्र थे और दूसरे पाले में धुरी राष्ट्र थे। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ तो उसमें बहुत सारी सरकारों को यही लगता था कि ये युद्ध ज़्यादा से ज़्यादा क्रिसमस तक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यह युद्ध 4 साल से भी ज़्यादा समय तक चला। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था और इस युद्ध में दुनिया के सबसे औद्योगिक अगुआ राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे
और शत्रुओं को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके पास बेहिसाब आधुनिक औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। यह पहला देखिए आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर से असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जानी थी। उन्हें विशाल जलपोतों और रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चों पर ले जाया जाना था। इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी भी भीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग घायल हुए। ये देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक हथियार फैक्ट्री में काम करते मौजूद मजदूर हैं। ये युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हथियारों में उत्पादन में तेज़ी से इजाफा हुआ। दोस्तों, जो मृतक थे और घायल थे ज़्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में काम करने लायक लोगों की संख्या बहुत घट गई थी। परिवार के सदस्य घट जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय गिर गई। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया और युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनज़र पूरे के पूरे समाजों को बदल दिया। मर्द मोर्चे पर जाने लगे तो और सारे काम घर की औरतें संभालने लगीं, जिन्हें पहले मर्दों का काम माना जाता था। युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू हो गए थे और इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता देश बना दिया। और युद्ध के बाद दूसरे देशों में अमेरिका और उसके नागरिकों की संपत्तियों की कीमत में अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा नियंत्रण वाली संपदाओं से कहीं ज़्यादा हो चुकी थी। युद्ध के बाद सुधार। दोस्तों, युद्ध के बाद आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने का रास्ता बहुत मुश्किल था। दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था युद्ध से पहले ब्रिटेन था, लेकिन युद्ध के बाद उसे सबसे लंबा संकट झेलना पड़ा। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था, उस समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में पहले वाली वर्चस्वशाली स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए मुश्किल हो गया था। उससे जापान से भी मुकाबला करना था। युद्ध के खर्चे की भरपाई के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका से जमकर कर्ज लिया था। इसका परिणाम ये हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी कर्जों में दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाह का माहौल पैदा हुआ। मांग, उत्पादन और रोजगार में भारी इजाफा हुआ, लेकिन युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाह शांत होने लगा तो उत्पादन गिर गया और बेरोजगारी बढ़ गई और बहुत सारे उद्योग और व्यापार भी तबाह हो गए। बहुत सारी कृषि अर्थव्यवस्थाएं संकट में थीं, जैसे गेहूं उत्पादकों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। पहले यूरोपीय विश्व बाजार में गेहूं आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के बाद यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हुई तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजारों में गेहूं के अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गईं, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान कर्ज के संकट में डूब गए। लेकिन बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग का युग भी शुरू हुआ। अमेरिका में सुधार की गति तेज रही। अमेरिका अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से फायदा हुआ प्रथम विश्व युद्ध में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1920 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बहुत सारा उत्पादन हो गया था। बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा, लेकिन 1920 के दशक में अमेरिकी औद्योगिक उत्पादन, कार निर्माता हेनरी फोर्ड बहुत ही उत्पादन कर रहा था। शिकागो के एक बूचड़खाने में असेंबली लाइन की तर्ज पर डेट्रॉयट के अपने कारखाने भी आधुनिक असेंबली लाइन में स्थापित की। शिकागो में बूचड़खाने में मरे हुए जानवरों को एक कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता था और उसके दूसरे सिरों पर खड़े मांस विक्रेता अपने हिस्से का मांस उठाकर निकलते जाते थे। ये देखकर फोर्ड को लगा कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए भी असेंबली लाइन का तरीका, समय और पैसे दोनों के लिहाज से एक जैसा है। तो मजदूर अपने काम, जैसे कन्वेयर बेल्ट से काम शुरू हुआ तो उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया था और शुरुआत में फोर्ड फैक्ट्री के मजदूरों को असेंबली लाइन पर पैदा होने वाली थकान झेलने में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि वे उसकी रफ्तार को किसी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते थे। बहुत सारे मजदूरों ने काम छोड़ दिया और इस चुनौती से निपटने के लिए फोर्ड ने हताश होकर जनवरी 1914 से वेतन दुगना यानी $5 प्रतिदिन कर दिया था। साथ ही उन्होंने अपने कारखानों में ट्रेड यूनियन गतिविधियों पर भी पाबंदी।
तनख्वाह बढ़ाने से हेनरी फोर्ड के मुनाफे में जो कमी आई थी उसकी भरपाई करने के लिए वो असेंबली लाइन की रफ्तार बार बार बढ़ाने लगे। उनके मजदूरों पर काम का बोझ बढ़ गया था और लागत कम करने के लिए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने इससे अच्छा फैसला कभी नहीं लिया था। और फोर्ड द्वारा अपनाई गई उत्पादन पद्धतियों को जल्दी ही पूरे अमेरिका में अपनाया जाने लगा। 20 के दशक में यूरोप में भी उसकी नकल की जाने लगी और इंजीनियरिंग आधारित चीज़ों की लागत और कीमत में कमी आ गई, जिससे कि बृहद उत्पादन हुआ। 1919 में अमेरिका में 20 लाख कारों का उत्पादन होता था। 1929 में 50 लाख कार प्रतिवर्ष के भी ऊपर जा पहुंचा। बहुत सारे लोग फ्रिज, वॉशिंग मशीन, रेडियो, ग्रामोफोन आदि खरीदने लगे थे। ये सारी चीज़ें हायर परचेज व्यवस्था के तहत खरीदी जाती थीं, यानी लोग कर्ज पर खरीदते थे और उनकी कीमत साप्ताहिक या मासिक किस्तों में चुकाई जाती थी। मकानों के निर्माण और निजी मकानों की संख्या में वृद्धि से फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि उपकरणों की मांग में इजाफा हुआ और घरों का निर्माण या खरीदारी भी कर्जों पर की जा रही थी। 1920 के दशक में आवास और निर्माण क्षेत्र में आए उछाल से अमेरिकी संपन्नता का आधार पैदा हो गया। मकानों के निर्माण और घरेलू जरूरत की चीज़ों में निवेश से रोजगार और मांग बढ़ती थी, तो दूसरी तरफ उपभोग भी बढ़ता था। और 1923 में अमेरिका शेष विश्व की पूंजी का निर्यात दोबारा करने लगा। वो दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदाता देश बन गया और अमेरिका द्वारा आयात और पूंजी निर्यात ने यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को संकट से उबरने में मदद की और अगले 6 साल में विश्व व्यापार और आय वृद्धि में ज़्यादा सुधार आया। लेकिन ये स्थिति ज़्यादा समय तक नहीं चली क्योंकि इसके बाद महामंदी का दौर शुरू हुआ और ये आर्थिक महामंदी 1929 से शुरू हुई और ये संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा और इस दौरान दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में गिरावट आई और इसका सभी क्षेत्रों पर बुरा असर पड़ा था। इस मंदी के बहुत सारे कारण थे। युद्ध के बाद विश्व अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या थी। कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गई थीं। कीमतें गिरी, किसानों की आय घटी। आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, लेकिन कम कीमत पर ही सही ज़्यादा माल पैदा करने के लिए वो अपना आय स्तर बनाए रख सके। बाजार में कृषि उत्पादों की आमद और बढ़ गई और इससे कीमतें और नीचे चली गईं। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज मंडी पड़ी सड़ने लगी। दोस्तों, इसके अलावा 1920 के दशक में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्जा लेकर अपना निवेश संबंधी ज़रूरत पूरा किया और अमेरिकी कर्जा जुटाना बहुत आसान था, लेकिन संकट के संकेत मिलते ही अमेरिकी उद्यमियों के होश उड़ गए थे। सभी देशों में एक जैसा असर नहीं पड़ा, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर असर जरूर पड़ा। यूरोप में कई बड़े बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत पूरी तरह से गिर गई और विश्व व्यापार की कमर इससे टूट गई। औद्योगिक देशों में मंदी का बहुत बुरा असर अमेरिका को भी झेलना पड़ा। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना बंद किया। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज हो गई थी और एक तरफ आमदनी में गिरावट हो गई थी। कार और सारी जरूरी चीज़ें कुर्क कर ली गई। 20 के दशक में उपभोक्तावादी जो संपन्नता दिखाई दे रही थी वह धूल के गुबार की तरह रातों रात काफूर हो गई। बेरोजगारी बढ़ी तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे। अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था धराशायी हो गई। इसके अलावा 1933 तक 4000 से ज़्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से 32 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थीं। यद्यपि 1935 तक ज़्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उनकी जो छाप पड़ी थी वो जल्दी मिटने वाली नहीं थी। दोस्तों, इस महामंदी का भारत पर क्या असर पड़ा था? यदि हम इस बात पर जोर दें कि महामंदी से भारत पर क्या असर पड़ा, तो हम इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत तक वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत एकीकृत हो चुकी थी और दुनिया के एक हिस्से में फैलने वाला संकट दूसरे हिस्से पर भी प्रभाव डाल रहा था। औपनिवेशिक भारत से कृषि वस्तुओं का निर्यात और तैयार माल का आयात होता था। महामंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे रह गए। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें गिरने लगी तो यहाँ भी कीमतें नीचे आ गई। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी।
इसके अलावा शहरी निवासियों के मुकाबले किसानों और काश्तकारों को ज़्यादा नुकसान हुआ था। बंगाल में जूट और पटसन उत्पादक जो थे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। उनकी कीमतों में 60% से भी ज़्यादा की गिरावट आ गई थी। लोग अच्छे दिनों की उम्मीद में या बेहतर आमदनी के लिए उपज बढ़ाते थे, लेकिन उपज का सही माल नहीं मिलता था। बंगाल के एक कवि ने लिखा था, चलो भाइयों नकद की उम्मीद में और ज़्यादा पटसन तुम उगाओ, लागत और कर्जे में पिसकर ना उम्मीदी पाओ, सारी पूंजी लगा फंसाकर फसल खड़ी कर जाओ और घर बैठे बनिए देंगे 5 रुपये मन भाव। तो ये स्थिति बड़ी ही भयावह थी। काश्तकार और किसान ज़्यादा कर्जों में डूब गए। कर्ज पूरा करने के चक्कर में उनकी जो रही सही आमदनी थी वो भी ख़त्म हो गई। ब्रिटेन की आर्थिक दशा जो है निर्यात से सुधरी, लेकिन भारतीय किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। 1931 में ये मंदी अपने चरम पर थी और ग्रामीण भारत असंतोष और उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। और उसी समय महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया था। दोस्तों, ये मंदी शहरी भारत के लिए बहुत दुखदाई नहीं रही। कीमतें गिरते जाने के बावजूद शहरों में लोगों ने ऐसे लोगों की हालत ठीक रही जिनकी आय निश्चित थी। शहर में रहने वाले जमींदार अपनी ज़मीन पर बंधा बधाया भाड़ा पाते थे। मध्यम वर्गीय वेतनभोगी कर्मचारी भी थे, लेकिन राष्ट्रवादी खेमे के दबाव में उद्योगों की रक्षा के लिए सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए थे और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में तेजी आई थी। मंदी के बाद विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कैसे हुआ? दोस्तों, पहला विश्व युद्ध खत्म होने के केवल 2 दशक बाद दूसरा विश्व युद्ध 1939 में शुरू हो गया था। और एक तरह से देखा जाए तो ये युद्ध भी 2 बड़े खेमों में था। एक गुट में धुरी शक्तियां ब्रिटेन, इसमें नासी जर्मनी, जापान और इटली थी। दूसरा खेमा ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका का था। ये युद्ध 6 साल तक चला। ये युद्ध जमीन, हवा और पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया। इस युद्ध में मौत और तबाही की कोई हद नहीं बची थी। माना जाता है कि इस जंग के कारण लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए और 1939 की वैश्विक जनसंख्या का लगभग 3% यानी जो था। अब तक युद्ध के मोर्चों पर मरने वालों की संख्या ज़्यादा होती थी। इस युद्ध में ऐसे लोग मरे जो किसी मोर्चे पर लड़ नहीं रहे थे। युद्ध के बाद के काल में पुनर्निर्माण का काम 2 प्रभावों के साए में आगे बढ़ा। पश्चिमी विश्व में अमेरिका आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक दृष्टि से एक वर्चस्वशाली ताकत था और दूसरी ओर सोवियत संघ एक वर्चस्वशाली शक्ति के रूप में सामने आया। नाजी जर्मनी को हराने के लिए सोवियत संघ की जनता ने भारी कुर्बानियां दी। जिस समय पूंजीवादी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी, उस दौरान सोवियत संघ के लोगों ने अपने देश को एक पिछड़े खेतीहर देश की जगह एक विश्व शक्ति की हैसियत में ला खड़ा किया था। युद्ध के बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स संस्थाएं। दोस्तों, 2 महायुद्धों के बीच आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्रियों और राजनीतिज्ञों ने 2 अहम सबक निकाले। पहला था कि बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना जो था कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन व्यापक उपभोग के लिए ये जरूरी था कि आमदनी ज़्यादा हो और स्थिर हो। यदि रोजगार नहीं होगा तो आय स्थिर नहीं हो सकती है। लेकिन बाजार जो थे वो पूर्ण रोजगार की गारंटी नहीं दे सकता था। कीमत और रोजगार में आने वाले उतार चढ़ाव का नियंत्रित करने के लिए सरकार का दखल जरूरी था और आर्थिक स्थिरता केवल सरकारी हस्तक्षेप के जरिए ही सुनिश्चित की जा सकती थी। दूसरी बात ये थी कि बाहरी दुनिया के साथ आर्थिक संबंध बनाए जाएं। सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत जब उपलब्ध हो तो ये किया जा सकता है। और युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में मुख्य उद्देश्य ये था कि आर्थिक विश्व में स्थिरता, पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। और जुलाई 1944 में अमेरिका में न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन पर सहमति बनी थी। ब्रेटन वुड्स में ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ था और सदस्य देशों के विदेश व्यापार और लाभ में घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना की गई। और युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, जिसको आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक, उसका गठन किया गया। तो IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही ब्रेटन वुड्स संस्थाओं के रूप में जानी जाती हैं, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी।
विश्व बैंक और आईएमएफ ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना शुरू किया। इन संस्थानों को निर्णय की प्रक्रिया पर पश्चिमी औद्योगिक देशों का नियंत्रण रहा और अमेरिका जो था वो विश्व बैंक और आईएमएफ के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। वीटो निषेधाधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था राष्ट्रीय मुद्राओं और मौद्रिक अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली व्यवस्था है। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती थी। इसमें राष्ट्रीय मुद्राएं जैसे भारतीय मुद्रा, रुपया, डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से बंधा हुआ था। $1 के बदले में कितने रुपए देने होंगे ये स्थिर होता था और $1 की कीमत 35 औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी। युद्धोत्तर काल के प्रारंभिक वर्ष में क्या हुआ, तो ब्रेटन वुड्स व्यवस्था ने पश्चिमी औद्योगिक राष्ट्रों और जापान के लिए व्यापार और आय में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण युग का सूत्रपात किया। 1950 से 1970 के बीच विश्व व्यापार की सालाना दर 8% से भी ज़्यादा रही। इस दौरान वैश्विक आय में 5% की दर से वृद्धि हो रही थी। विकास दर भी स्थिर थी, उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आए। अधिकांश औद्योगिक देशों में बेरोजगारी 5% से भी कम रही और इन दशकों में तकनीक और उद्यम का विश्वव्यापी प्रसार हुआ। विकासशील देश विकसित औद्योगिक देशों के बराबर पहुंचने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इसके लिए आधुनिक तकनीक से चलने वाले संयंत्रों और उपकरणों के आयात पर बेहिसाब पूंजी निवेश किया। अगला मुद्दा अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया का बहुत बड़ा भाग यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन था। अगले 2 दशकों में एशिया और अफ्रीका के ज़्यादातर उपनिवेश स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र बन चुके थे, लेकिन इन सभी देशों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि ये औपनिवेशिक शासन के कारण इनकी अर्थव्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो चुकी थीं। आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन तो औद्योगिक देशों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किया गया था, इसलिए ये संस्थान उपनिवेशों में गरीबी की समस्या और विकास की कमी से निपटने में कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस प्रकार यूरोप और जापान ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्गठन किया था, उसके कारण ये देश आईएमएफ और विश्व बैंक पर बहुत निर्भर ही नहीं थे। इसी कारण 50 के दशक के आखिरी सालों में ब्रेटन वुड्स संस्थान विकासशील देशों पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। दुनिया के अल्प विकसित भाग उपनिवेशों के रूप में पश्चिमी साम्राज्यों के अधीन थे और विडंबना ये थी कि नए स्वाधीन हुए राष्ट्रों के रूप में भी अपनी जनता को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए उनको ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की मदद लेनी पड़ी जिन पर भूतपूर्व औपनिवेशिक शक्तियों का ही वर्चस्व था। औपनिवेशीकरण के बहुत साल बीत जाने के बाद भी बहुत सारे नए स्वाधीन राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं पर उन्हीं औपनिवेशिक शक्तियों का नियंत्रण रहा। जो देश ब्रिटेन और फ्रांस के उपनिवेश रह चुके थे, वहाँ कभी उनका राजनीतिक प्रभुत्व रह चुका था। वहाँ के महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज संपदा और ज़मीन पर अभी भी ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों का नियंत्रण था और वो इस नियंत्रण को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरी बात ये हुई कि ज़्यादातर विकासशील देशों को 50 और 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली यानी NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के लिए आवाज़ उठाई और G77 के रूप में संगठित हो गए। NIEO से उनका आशय ऐसी अर्थव्यवस्था से था जिसमें उन्हें अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिले और विकास के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित देशों के बाज़ारों में बेचने के लिए बेहतर अवसर मिल सके। दोस्तों, ब्रेटन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। तो कुल मिलाकर ब्रेटन वुड्स की जो संस्थाएं थी उनकी समाप्ति और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। 70 के दशक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में भारी बदलाव आ गया था। विकासशील देश कर्जे और विकास संबंधी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की शरण ले सकते थे, लेकिन अब उन्हें पश्चिम के व्यावसायिक बैंकों और निजी ऋणदाताओं से कर्ज न लेने के लिए बाध्य किया जाने लगा। विकासशील विश्व में अब समय समय पर कर्ज संकट पैदा होने लगा, जिसके कारण आय में गिरावट आती और गरीबी बढ़ने लगती थी। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में ये स्थिति सबसे खतरनाक रही। औद्योगिक विश्व भी बेरोजगारी की समस्या में फंसने लगा था। 70 के दशक के मध्य बेरोजगारी बढ़ने लगी थी और
70 के दशक के आखिरी सालों में मल्टीनेशनल कंपनियां भी एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्रित करने लगीं जहां पर वेतन कम थे। चीन 1949 की क्रांति के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था से अलग थलग ही था, लेकिन चीन में नई आर्थिक नीतियों और सोवियत खेमे के बिखराव और पूर्वी यूरोप में सोवियत शैली की व्यवस्था समाप्त हो जाने के बाद बहुत सारे देश दोबारा विश्व अर्थव्यवस्था का अंग बन गए थे। चीन जैसे देशों में वेतन तुलनात्मक रूप से कम था। विश्व बाजारों पर अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वहां जमकर निवेश शुरू किया और ज़्यादातर टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन और खिलौने ये चीन में बने होते हैं और वहाँ के जैसे ही लगते हैं। ये चीनी अर्थव्यवस्था की अल्प लागत अर्थव्यवस्था और ख़ास तौर से कम वेतन का ही नतीजा है। उद्योगों का कम वेतन वाले देशों में ले जाने से वैश्विक व्यापार और पूंजी प्रवाहों पर भी असर पड़ा और पिछले 2 दशक में भारत, चीन और ब्राज़ील आदि देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भारी बदलाव आया है और इस कारण दुनिया का आर्थिक भूगोल पहले से पूरी तरह बदल चुका है। विनिमय दर किसे कहा जाता है? एक्सचेंज रेट। इस व्यवस्था के जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। इसमें 2 प्रकार की दरें होती हैं, स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील दर। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। हमने ये कक्षा 10 का एनसीईआरटी इतिहास का ये वीडियो देखा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था कि किस प्रकार से वैश्वीकृत विश्व का निर्माण हुआ, उसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे और भारत में वैश्विक घटनाक्रमों का क्या प्रभाव पड़ा। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।